प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। गुड इवनिंग नूर हसन, तारिफ, शिफा, अनुराधा, आकृति, आकाश, रिंका, आप सभी का स्वागत है बच्चों। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास हम करने वाले हैं आज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा 2024, जिसका आयोजन किया गया 16 जून को, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जो आता है जनरल स्टडीज़ का जीएस पेपर 1, उसमें राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए उनको हम आज सोल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, आप में से किस किस बच्चे ने सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा दी है? यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को जो आयोजित हुई थी। शालिनी जी प्रणाम, प्रतोष कुमार, आकाश, शिखा, सपना, गुड इवनिंग आप सभी को। अनु गौतम, डोली शर्मा, नैन्सी त्रिवेदी, गुड इवनिंग। बच्चों बताइए, आप में से किसने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी 16 जून 2024 को, और कैसी हुई आपकी परीक्षा? आज क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास मैं लेके आया हूँ। कई बच्चों की डिमांड भी थी और वैसे भी इनको कराना जरूरी है प्रश्नों की प्रकृति समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास जो है वो स्पेशल क्लास है, विशेष क्लास है। वैसे हम रोज़ जो है थ्योरी पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। आज हम जो है प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई 2024 में 16 जून को, यानी लास्ट संडे को। ठीक है बच्चों, जनरल स्टडीज पेपर 1 हुआ, जनरल स्टडीज पेपर 2 हुआ। पेपर 2 यानी कि सीसेट, और जनरल स्टडीज पेपर 1 मतलब सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर आधारित पेपर। ठीक है बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। फोकस करते हैं बच्चों। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई यानी कि प्रीलिम्स पीटी जिसको बोलते हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी कि पॉलिटी से संबंधित, या कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, उन प्रश्नों को 1 बाय 1 हम जो है पढ़ते हुए और सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और पूरी तरह से सोल्व करेंगे हम, पूरा लॉजिक लगाएंगे। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी रेलेवेंट वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी तरह से सोल्व करते हुए चलेंगे हम पूछे गए प्रश्नों को, और ये आपके लिए आज एक स्पेशल क्लास है। तो सभी बच्चे जल्दी से इकट्ठे हो जाएं ताकि हम फिर स्टार्ट करें जनरल स्टडीज पेपर 1 यूपीएससी 2024। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा आयोजित हुई यानी कि प्री, जिसको पीटी भी बोलते हैं, 2024, इसके जीएस के पेपर 1 में, जीएस 1, जीएस फर्स्ट में पॉलिटी के बच्चों 18 क्वेश्चन आए। 18 क्वेश्चन इसमें जो है राज्य व्यवस्था से आए 18 प्रश्न, और लगभग इतने ही प्रश्न जो है प्रतिवर्ष आया करते हैं, यानी 17, 18, 16, 20 इसके आसपास, लगभग 20 का औसत रहता है यानी। ठीक है बच्चों, तो हम इन सभी प्रश्नों को आज सोल्व करेंगे 1 बाय 1। उम्मीद है आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है आप उसको पढ़ पा रहे होंगे।
ठीक है बच्चों, पढ़ पा रहे हैं आप लोग क्लियरली? तो प्रश्न हम सोल्व करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, अपनी नंबरिंग डाल के चलते हैं। पहला प्रश्न आप इसको पढ़िए ध्यान से, फिर इसका आंसर जो है डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष, यानी यहां पे बात हो रही है स्पीकर की, स्पीकर की बात हो रही है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, यानी स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, मैं बोल के बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि स्पीकर, ठीक है बच्चों, स्पीकर, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है हमको। क्या वो कथन सही है, नहीं है, कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों? और क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब क्या होता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव होता है। चुनाव के बाद यानी निर्वाचन के बाद वो अपना पद धारण करता है। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, यानी कि रिजोल्यूशन, उस पर विचार चल रहा है, तब क्या होता है। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है, वो या तो अगर वो लोकसभा का सदस्य ना रहे, लोकसभा का सदस्य वो ना रहे तो वो स्पीकर नहीं रहता। इसके अलावा अगर वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे दे तो वो स्पीकर नहीं रहता। और तीसरा तरीका यह है कि अगर उसको हटाना हो तो एक संकल्प लाया जाता है लोकसभा में, और उसके लिए 14 डेज पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। 14 डेज पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है बच्चों, कि संकल्प लाया जा रहा है लोकसभा में, जिसका उद्देश्य है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को हटाना। ठीक है बच्चों? तो जब इस तरह का कोई संकल्प, उस पर विचार कर रही हो लोकसभा, तब क्या होता है। इस संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 3। हमें यह देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। ठीक है बच्चों? तो पहला जो कथन है वो कहता है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा, यानी कि वो अध्यक्षता नहीं कर रहा होगा उस समय, क्योंकि उसी के विरुद्ध संकल्प लाया गया है, तो वो अध्यक्षता कैसे कर सकता है। ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के ये कथन हो गया सही। दूसरा कथन है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये कथन बच्चों गलत है, क्योंकि स्पीकर को बोलने का अधिकार होगा और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार भी होगा। क्लियर है बच्चों? तीसरा जो कथन है वो क्या कहता है। तीसरा कथन कहता है कि संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा स्पीकर। ये कथन भी गलत है। प्रथमतः वो मत देने का अधिकार होगा, लेकिन अगर अंतिम रूप से पक्ष में और विपक्ष में मत समान हो गए तो निर्णायक मत देने का वो अधिकारी नहीं होगा। ठीक है बच्चों? यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जब संकल्प विचाराधीन है तो उस समय प्रथमतः तो मत डालेगा स्पीकर, लेकिन अगर अंतिम रूप से पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हुए तो निर्णायक मत नहीं डालेगा। क्लियर है?
तो यहां पे कह रहा है कि प्रथमतः वो मत देने का हकदार नहीं होगा, तो ये कथन हो गया गलत। ठीक है बच्चों, यानी 1 2 3 जो कथन है उसमें से पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि उसे बोलने का अधिकार होगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार भी होगा, और तीसरा कथन भी गलत है क्योंकि उसे प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के यहां पे कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर सही हो जाएगा क्योंकि केवल एक कथन है जो सही है। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है बच्चों? आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक कथन सही है क्योंकि कथन 2 और कथन 3 दोनों ही गलत हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा आप। भारतीय संसद के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स, इनको आप ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद व्यपगत हो जाता है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है, लेप्स कर जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप बताइए क्या ये सही है? लोकसभा में पेंडिंग कोई बिल अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या वो लेप्स हो जाएगा? ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं क्या? भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में पेंडिंग कोई बिल लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के बाद क्या वो लेप्स कर जाएगा? बिल्कुल लेप्स कर जाएगा। तो ये जो है सही है, पहला कथन जो है वो सही है। पहला कथन सही हो गया बच्चों। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है एक विधेयक और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो क्या लोकसभा के विघटन से वो व्यपगत हो जाता है? बिल्कुल व्यपगत हो जाएगा बच्चों, ये भी जो है सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा या नहीं? ऐसा विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने कह दिया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटित हो जाने पर व्यपगत नहीं होता, यानी लेप्स नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका गलत, तीसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। बी 1 और 2। क्लियर हुआ बच्चों आपको? कई तरह के केस होते हैं जिसमें अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो लोकसभा का विघटन होते ही वो व्यपगत हो जाएगा।
अगर कोई बिल जो है लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा का विघटन होते ही वो व्यपगत हो जाएगा। अगर कोई बिल लोकसभा ने पास नहीं किया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ऐसा जो विधेयक है वो व्यपगत नहीं होगा, लेप्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है विधेयक के संबंध में। इन तीनों ही कंडीशन में लोकसभा के विघटन पर संबंधित विधेयक जो है वो व्यपगत नहीं होता। ठीक है बच्चों। जैसे अगर किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ने कह दिया कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, सूचना उसकी जारी कर दी, तो फिर वो विधेयक जो है लेप्स नहीं होता। इसके अलावा जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति के पास चला गया है, उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए, सहमति प्राप्त करने के लिए, यानी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, वो व्यपगत नहीं होता। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, तो वो विधेयक भी जो है व्यपगत नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर एम लक्ष्मीकांत बुक में ऐसी 6 कंडीशंस दी गई हैं, 6 परिस्थितियां दी गई हैं, जिनमें से 6 में से 2 में विधेयक जो है वो व्यपगत हो जाता है, लेप्स हो जाता है, और 4 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें वो लेप्स नहीं होता। और जिन 4 कंडीशन में वो लेप्स नहीं होता विधेयक, उन 4 कंडीशन में से 3 कंडीशन में राष्ट्रपति की कोई न कोई भूमिका होती है। ठीक है बच्चों। तीसरा जो कथन है वो कहता है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना दे दी है, यानी उस विधेयक पर अंतिम रूप से असहमति हो गई है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, और उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा है कि इस विधेयक को पेश करने के लिए, पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाना है, ऐसी सूचना राष्ट्रपति ने दे दी है, तो ऐसा विधेयक जो है वो लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होता। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको साफ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। ये भी संसद के संदर्भ में ही है, संसद के संदर्भ में है। कथन 1 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कह रहा है। ठीक है बच्चों, आप बताइए सही है या गलत। अगर सदन का सत्रावसान करना है, अगर सदन का सत्रावसान करना है, तो क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है या नहीं होती? राष्ट्रपति ऐसा कोई भी कार्य जो करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कथन हो जाएगा गलत। दूसरा कथन देखते हैं। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर भी कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। बताइए बच्चों, ये सेंटेंस, ये जो कथन है सही है या नहीं है? ये कथन भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं। लोकसभा का विघटन जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये बात तो जानते हैं सभी। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है बच्चों।
असाधारण परिस्थिति कैसी हो सकती है? अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो चुकी है, यानी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत का समर्थन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर राष्ट्रपति का यह विवेकाधिकार हो जाता है कि अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा लोकसभा के विघटन की सिफारिश करी गई है तो उसको वो माने या वो उसको न माने। लेकिन साधारण परिस्थितियों में अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल है तो ऐसी परिस्थिति में अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह परामर्श देती है कि वो लोकसभा का विघटन कर दे तो राष्ट्रपति को वो बात माननी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कथन है ये कह रहा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, विशेष परिस्थितियों असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। तो कुल मिलाकर ये जो कथन है ये सही कह रहा है। ठीक है बच्चों, ये सही बात कह रहा है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 यानी कि सी यानी कि 2 और 3। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको सेकंड ऑप्शन में डाउट है शिवम जी को? देखिए, अगर लोकसभा का कोई सत्र चल रहा है तो उस सत्र की समाप्ति, या कहें कि अगर लोकसभा बैठक कर रही है तो बैठक की समाप्ति 4 तरीके से हो सकती है। स्थगन, और दूसरा भी स्थगन, लेकिन ये होता है अनिश्चित काल के लिए। सत्रावसान, और उसके अलावा हो गया विघटन, लोकसभा का विघटन। ठीक है बच्चों, लोकसभा का विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सत्रावसान भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है बच्चों, और लोकसभा की सिटिंग को स्थगित किया जाता है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा। और अगर स्थगन अनिश्चित काल के लिए भी है, अनिश्चित काल के लिए भी है तो भी स्थगन किया जाएगा स्पीकर के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बात यह है, दूसरा जो कथन है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है। कब कर सकता है? अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो गया है तो उसके बाद वो सत्रावसान कर सकता है। लेकिन अगर सत्र में है, सत्र चल रहा है, बैठक चल रही है और स्थगन नहीं हुआ है अनिश्चित काल के लिए, उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति जो है डायरेक्टली इमीडिएटली वो कर सकता है सत्रावसान। ठीक है बच्चों, यही बात कही गई है कथन 2 में। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने के पश्चात किया जाता है। यानी सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है सदन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है कुछ समय के बाद, 1 दिन 2 दिन या कुछ समय के बाद, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि सत्रावसान। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद यह है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। यानी अगर सदन का सत्र चल रहा है, यानी वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया है, उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति डायरेक्टली सत्रावसान कर सकता है। ठीक है बच्चों, सत्रावसान होता है सत्र की समाप्ति।
प्रोरोगेशन ऑफ सेशन, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। ठीक है बच्चों, डिटेल में इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे, तभी उन बच्चों को समझ में आएगा जो सत्र सत्रावसान नहीं समझते, स्थगन और सत्रावसान में अंतर नहीं समझते। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हमने देखा, इसका आंसर हुआ क्लियर। कोई डाउट आपको? मंजू निषाद जी, घुमा के ही प्रश्न पूछती है यूपीएससी, लेकिन अगर परीक्षार्थी घूम न जाए प्रश्न देख के तो प्रश्न बहुत आसान होता है। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं काफी आसान हैं, बशर्ते कि परीक्षार्थी जो है डरे ना, घबराए ना, कॉन्फिडेंस में रहे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये तो आपको बताना चाहिए क्योंकि रिट हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं, और भारत के उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंडर और भारत के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों को आर्टिकल 226 के अंडर रिट जारी करने की अधिकारिता है। ठीक है बच्चों, तो रिट पर आधारित ये प्रश्न है, ये आपको सोल्व करना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए बच्चों, कितनी तरह की रिटें होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार प्रच्छा। 5 प्रकार की रिट होती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 5 प्रकार की रिट होती हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। और रिट अधिकारिता किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स को। क्लियर है बच्चों? तो ये जो प्रश्न आपके सामने है ये रिट पर आधारित है, और उस रिट का नाम क्या है? प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट जो है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालयों के द्वारा किसको जारी की जाती है और किस प्रयोजन से जारी की जाती है, किसे और किस प्रयोजन से जारी की जाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए कहता है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन बी कहता है संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है बच्चों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप बताइए आंसर क्या है। प्रतिषेध रिट हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, यानी ये वाली रिट, रिट नंबर 3 प्रतिषेध रिट, इस वाली रिट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है आर्टिकल 32 के अंडर, और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी की जा सकती है आर्टिकल 226 के अंडर। तो बताइए क्या आंसर है।
शिखा वर्मा जी सी, सोमू सी, ओम प्रताप सी, सुवानी सिंह सी। तो मुझे भी बच्चों सी ही सही लग रहा है यहां पे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी की जाती है, और उस केस में जारी की जाती है जब कोई न्यायालय या अधिकरण अपनी अधिकारिता क्षेत्र, अपने अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा हो, न्यायिक कार्य, या किसी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता में हस्तक्षेप कर रहा हो, तो ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को बीच में ही रोकने के लिए, बीच में ही रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। ठीक है बच्चों, जुडिशियल मैटर्स में ही ये रिट जारी की जाती है, न्यायालय के द्वारा न्यायालय या अधिकरण को, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को। कार्यपालिका के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जाती, विधायी कार्यों के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जाती, किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था को भी ये रिट जारी नहीं की जाती। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आंसर हो जाएगा कि प्रतिषेध रिट जो है वो निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो गया सी। और बच्चों अगली जो रिट है यानी उत्प्रेषण रिट, वो भी न्यायिक मामलों में ही जारी की जाती है, लेकिन वो तब जारी की जाती है जब अंतिम आदेश पारित कर दिया गया होता है। उस आदेश को शून्य घोषित करने के लिए वो रिट जारी की जाती है। बाकी सभी शर्तें जो हैं वो सेम हैं, यानी थर्ड और फोर्थ जो रिट हैं उनमें काफी समानताएं हैं। बस अंतर इस बात का है कि न्यायिक प्रक्रिया क्या बीच में है, अभी पूरी नहीं हुई है, या न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्लियर है बच्चों? रिट पर आपने राइट आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने रिट काफी मेहनत से पढ़ी थी, तो आप लोग जो है समझ रहे हैं, आप लोगों को याद भी है चीजें, ये सोचकर काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। बच्चों यहां पे बात हो रही है आर्टिकल 342 की। और अब यहां पे बात यह है कि अगर किसी राज्य के संदर्भ में या किसी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसी समुदाय को यानी किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, तो कौन करेगा, किसको अधिकार है? किसी राज्य के संदर्भ में या किसी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला कोई समुदाय ये चाहता है कि उसको अनुसूचित जाति घोषित किया, अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, यानी ये एसटी पर प्रश्न है, एसटीज पर प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों पर प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो किसी राज्य के संदर्भ में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है? क्या उस राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है या किसी अन्य संवैधानिक अधिकारी को? आप बताइए।
बताइए बच्चों, कथन एक सही है क्या? कथन एक क्या सही है? क्या राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह घोषित करे, या राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है? ओम प्रताप सिंह जी, आप उल्टा बोल रहे हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ऐसा करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल है जो घोषित करता है, तो ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, लेकिन घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके, यानी लोक अधिसूचना जारी करके किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे राज्यपाल कह रहा है, इसलिए ये कथन हो जाएगा गलत, कथन नंबर 1 हो जाएगा गलत। फिर कथन नंबर 2 देख लेते हैं। कथन 2 कहता है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक राज्य की जो सूची होती है अनुसूचित जनजाति की, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि एक समुदाय एक राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हो और किसी दूसरे राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल न हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा सही, कथन 2 हो जाएगा सही। तो आंसर क्या होगा फिर? केवल 2, यानी कि बी, बी यानी कि केवल 2। ठीक है बच्चों, और हमारे लिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? आर्टिकल 342, आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इसी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति करेगा, किसी समुदाय को किसी राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति में शामिल करेगा राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से। और उसके बाद एक बार इस तरह का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उस सूची में अगर कोई परिवर्तन होना है तो वो किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा विधि बनाकर। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर देगा शुरुआत में, उसके बाद उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो सूची दी गई है अनुसूचित जनजातियों की, उस सूची में कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा भी। उसके बाद उस सूची में अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो किया जाएगा संसद के द्वारा विधि लाकर, कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद है आप साफ देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट, बजट शब्द से तो सभी परिचित हैं। यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है रखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो रखते हैं। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, जिस शब्द का प्रयोग है वो क्या है?
वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 ये क्या कहता है? एनुअल एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये बोला गया है संविधान में। और ये बात है आर्टिकल 112 में, 112 में। ठीक है बच्चों। बजट जो है वो दोनों संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ लोकसभा में नहीं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। इसमें गलत यह है बच्चों कि प्रधानमंत्री की ओर से नहीं रखा जाता, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है। राष्ट्रपति रखवाते हैं। राष्ट्रपति के प्राधिकार के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण को रखते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए पहले वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं दूसरा कथन। केंद्रीय यानी यूनियन के स्तर पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनकी अनुशंसा, उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग जो है वो नहीं रखी जा सकती, यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बताइए बच्चों, कथन 2 सही है या नहीं? अनुदान की जो मांगे रखी जाती हैं आर्टिकल 113 के अंतर्गत, आर्टिकल 113, ये जो बात है, ये जो कथन है, ये निकला है आर्टिकल 113 से। आर्टिकल 113 से। आर्टिकल 113 का जो थर्ड पोर्शन है वो कहता है कि अनुदान की जो मांगे हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही रखी जा सकती हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो हैं वो केवल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही रखी जा सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो आपका हो गया कथन 2, ये हो गया सही। कथन 2 हो गया सही, और केवल 2 आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि बी विकल्प जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, और आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्लियर है बच्चों? और इसमें 2 आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण हैं जिनकी नॉलेज का प्रयोग हुआ है इस उत्तर तक पहुंचने में। उनमें से एक तो है आर्टिकल 112 जिसमें बात की गई है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की और उससे संबंधित प्रक्रिया की, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की और उससे संबंधित प्रक्रिया की। ठीक है बच्चों? और अनुदान की मांगे रखी जाएंगी और वो सिर्फ राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही रखी जाएंगी। ये बात है भारत के संविधान के आर्टिकल 113 में, यानी कि 113 में। ठीक है बच्चों? तो आर्टिकल 112 और आर्टिकल 113 अगर आप पढ़ोगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है पूरा संतोषजनक तरीके से बिल्कुल राइट आंसर दोगे। ठीक है बच्चों? शिवम जी, आपका आंसर सही है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और राइट आंसर तक पहुंचिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं।
दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ठीक है बच्चों, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? दिसंबर 2023 तक की बात हो रही है। भारत सरकार के द्वारा परिसीमन आयोग गठित किया जाता है। कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ठीक है बच्चों, बताइए, 1, 2, 3 या 4 परिसीमन आयोग। यानी डीलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग की बात हो रही है, यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। और यहां पे जो बात हो रही है भारत के संविधान की, वो हो रही है आर्टिकल 82 की। आर्टिकल 82। देखिए होता क्या है, आप लोग जानते हो कि हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और चुनाव हमारे यहाँ होते हैं लोकसभा के और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर, यानी कि भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है बच्चों, जैसे आप किसी न किसी लोकसभा सीट में रहते होंगे, किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में रहते होंगे और किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में भी आप लोग रहते होंगे। ठीक है बच्चों, तो समय समय पर देश की जनगणना के आधार पर, यानी कि बदलती हुई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में होमोजिनिटी रहे, उसको इंश्योर करने के लिए ये प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में कि प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत। और वो क्या करेगा, नई जो जनगणना अवेलेबल है उसके आधार पर सीटों का उनको एडजस्ट करेगा जनसंख्या के आधार पर, ताकि प्रतिनिधित्व में होमोजिनिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है बच्चों, तो लोकसभा क्षेत्रों की टेरिटरी को एडजस्ट करने के लिए और विधानसभा क्षेत्रों की टेरिटरी को एडजस्ट करने के लिए परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और ऐसी अथॉरिटी मिलती है केंद्र सरकार को भारत की संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। और भारत की संसद को इस संबंध में अधिनियम पारित करने की जो अथॉरिटी मिलती है वो मिलती है भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के द्वारा। 82 यानी कि 82, 82 के द्वारा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 82 के द्वारा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आज तक का मतलब कि दिसंबर 2023 तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन जो है वे बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो इसका उत्तर है बच्चों 4 कमीशन बनाए गए हैं। एक बनाया गया 1952 में, फर्स्ट। सेकंड बनाया गया 1963 में। थर्ड बनाया गया 1973 में। और फोर्थ जो है वो बनाया गया है 2002 में। ठीक है बच्चों, और जिस एक्ट के आधार पर ये बनाए गए, क्योंकि संसद के द्वारा पारित अधिनियम के बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये जिस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया वो एक्ट आया था 1952 में। ये जिस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया वो आया था 1962 में। ठीक है बच्चों,
और ये वाला जिसके अंतर्गत बनाया गया वो एक्ट आया था 1972 में, और ये वाला जिसके अंतर्गत बनाया गया वो एक्ट आया था 2002 में ही। क्लियर है बच्चों? तो अब तक कुल 4 परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है। 1952 का अधिनियम, 1962 का अधिनियम जो 1963 में जिसके अंतर्गत परिसीमन आयोग बना, 1973 में फिर से आयोग बना, और 2002 में बना, यानी कुल मिलाकर 4 बनाए गए हैं। परिसीमन आयोग का गठन जो है संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब ये जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, ये वैधानिक आयोग है, यानी स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है बच्चों? काफी पावरफुल बॉडी होती है। इसका जो आदेश होता है यानी ऑर्डर होता है उसको कानून के बराबर समझा जाता है, उस पर किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, उसके ऑर्डर को संसद के समक्ष और राज्य की विधायिकाओं के समक्ष रखा जाता है, लेकिन वहां पे कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती न तो संसद और न ही किसी राज्य की विधायिका, और किसी भी न्यायालय में कोई डिस्कशन, डिबेट और कार्रवाई नहीं होती डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर। जिस तिथि को डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है वो तिथि निर्धारित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है बच्चों? तो कुल मिला के काफी पावरफुल बॉडी है, काफी पावरफुल बॉडी होती है। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 4। अब तक 4 जो हैं परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वे गठित किए गए हैं 4। क्लियर है बच्चों? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। क्लियर? कोई डाउट बच्चों? अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, और उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची। और इसमें कितनी भाषाएं हैं बच्चों? वर्तमान में 12 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, यानी कि 22 लैंग्वेजेस। और जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी, यानी कि 14 लैंग्वेजेस। ठीक है बच्चों? 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तब जाके वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से वो 8 भाषाएं जोड़ी गई। एक संविधान संशोधन के माध्यम से 1 भाषा जोड़ी गई, फिर एक और संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद एक और संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है बच्चों? तो वर्तमान स्थिति यह है कि 14 लैंग्वेजेस में 1 जुड़ी 15 हो गई, फिर 3 जुड़ी 18 हो गई, और फिर 4 और जोड़ी गई, कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। तो इसी संदर्भ में यह प्रश्न बना है
इसमें पूछा गया है कि संविधान में संशोधन जो किया गया 73वां 71वां 71 वाला जो अमेंडमेंट है, जो लाया गया था 1992 में, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा और मैथिली भाषा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा, इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में। ठीक है बच्चों, 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, और वो जो 3 भाषाएं हैं वो हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3। ए यानी कि 1 2 3। क्लियर है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3। अब प्रश्न ये है कि ये जो मैथिली भाषा है ये कब जोड़ी गई। ये जो मैथिली भाषा है ये कब जोड़ी गई। मैथिली भाषा ये भी एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। और ये कब आया था। ये आया था 2003 में। क्लियर है बच्चों आपको। हमसे पूछा गया है कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो लाया गया 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा ए यानी 1 2 3। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ये जो मैथिली भाषा का ऑप्शन दिया गया है ये भी जोड़ी जा चुकी है, लेकिन ये जोड़ी गई एक दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और वो जो संविधान संशोधन था वो था 92वां, यानी कि 2003 में लाया गया। ठीक है बच्चों, और इसके साथ 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी और संथाली। बोडो, डोगरी और संथाली। बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है बच्चों, यानी कुल मिलाकर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब एक भाषा और जोड़ी गई थी एक संविधान संशोधन के द्वारा, उसको भी देख लेते हैं। वो जो भाषा थी वो थी सिंधी। सिंधी, सिंधी भाषा। बच्चों बताइए ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। ये जोड़ी गई थी 21वें संशोधन के द्वारा। 1967 में। क्लियर है बच्चों आपको, यानी पूरी तरह से यहाँ पे डाउट सब
क्लियर हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी 14। ठीक है बच्चों। फिर उसमें जो है एक जोड़ दी गई, यानी कि सिंधी। 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ दी गई, यानी भाषाएं हो गई 15। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर से जो है उसमें जोड़ दी गई 3 भाषाएं, और ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसको लाया गया 1992 में, और अब टोटल भाषाएं हो गई 18। उसके बाद फिर से 92वां संशोधन किया गया 2003 में, और उसके माध्यम से 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, और इस तरह से टोटल भाषाएं हो गई कितनी, 22, जो कि वर्तमान स्थिति है। ठीक है बच्चों। तो हमने प्रश्न भी हल कर लिया, और कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई ये भी हमने जान लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रश्न आप देख पा रहे हैं, काफी साफ नजर आ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या है। अनुराधा जी बताइए इसका आंसर क्या है। यहां पे राजनीतिक दल दिए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी, यहां पे राजनीतिक दल दिए गए हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, और यहां पे दिए गए हैं उनके नेता। ठीक है बच्चों। अब बताइए भारतीय जनसंघ के नेता कौन थे। भारतीय जनसंघ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। 1951 में भारतीय जनसंघ, और किसकी स्थापना करने वालों में शामिल थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा सही, यानी कि ये तो मैच कर रहा है। भारतीय जनसंघ, या कहते हैं अखिल भारतीय जनसंघ, ये तो मैच कर रहा है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया था 1951 में, और सी राजगोपालाचारी जो है वो इसके नेता नहीं थे, इसके नेता थे नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को परेशान नहीं करेगा, मैं उसका नाम नोट कर लूंगा। फोकस करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, फोकस करेंगे सभी बच्चे पढ़ाई पे। सोशलिस्ट पार्टी जो थी, सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन किया गया था 1951 में, इसका संबंध जो है वो आचार्य नरेंद्र देव से है। आचार्य नरेंद्र देव से है इसका संबंध। ठीक है बच्चों। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का गठन किया गया था 1977 में। कब बच्चों? 1977 में। और इसका संबंध जो है जगजीवन राम से है, ये मैच करता है। जगजीवन राम जो है वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के नेता थे। ठीक है बच्चों। स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया गया बच्चे बताएंगे? स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था 1959 में। 1959 में। और स्वतंत्र पार्टी का जो संबंध है वो किससे है? स्वतंत्र पार्टी का जो संबंध है वो किससे है?
वो है सी राजगोपालाचारी से, सी राजगोपालाचारी से। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन हमें दिए गए हैं, उनमें से 2 कॉम्बिनेशन जो है वो मैच कर रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं। यानी भारतीय जनसंघ के नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, उसके नेता थे जगजीवन राम। लेकिन बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा क्या है कि उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो 2 सही सुमेलित हैं, 2 कॉम्बिनेशन यानी 2 युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, केवल 2, यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो सही सुमेलित है। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, केवल 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। भारत के संविधान, सॉरी, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से सही हैं, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है बच्चों, नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख कहां पर है? भाग 9 क में है। बताइए बच्चों ये सही है कथन या गलत है? नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख भारत के किस भाग में है? ठीक है बच्चों, बताइए नगरपालिकाओं की शक्तियां भारत के संविधान के भाग 9 क में हैं, तो ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, भाग 9 क में है। पंचायतों की शक्तियां जो हैं वो भाग 9 में है। क्लियर है बच्चों? आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, क्या ये सही है? आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो भारत के संविधान के भाग 18 में हैं। आपात उपबंध भाग 18 में ही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। आपात उपबंध जो है वो भारत के संविधान के भाग 18 में है। इसके अलावा संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध जो हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। क्या ये सही है? बताइए बच्चों क्या ये कथन सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है।
नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 कै में हैं, तो बात सही है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, बात बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध जो है भाग 20 में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है बच्चों, तीनों कथन जो है वो सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों। क्लियर है बच्चों? डी 1, 2 और 3 तीनों। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए बच्चों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन एक क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या वो राज्य सूची में आता है और राज्य का विषय है? बताइए बच्चों। आर्टिकल 246 भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 हमारे उत्तर का आंसर देगा। अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 जिसने अनुच्छेद 246 पढ़ा है और भारत के संविधान की अनुसूची 7 यानी 7वीं अनुसूची पढ़ी है, वो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देगा। ठीक है बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। 2 स्तरों पर सरकारें हैं, बल्कि 3 स्तरों पर सरकारें हैं अगर स्थानीय सरकारों की भी बात करें तो। और विधायी और कार्यपालिका शक्ति का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार और राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकारों के बीच में विधायी शक्ति का जो बंटवारा किया गया है, विधायी शक्ति का बंटवारा वो दिया गया है आपका आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में, और उसी को डिटेल में दिया गया है अनुसूची 7 में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 246 में बताया गया है कि एक यूनियन लिस्ट होगी जिस पर विधायन करने का अधिकार जो है वो संसद को होगा। एक स्टेट लिस्ट होगी जिसमें दिए गए मामलों पर विधायन का अधिकार जो है राज्यों की विधायिकाओं को होगा। एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसमें दिए गए मामलों पर विधायन का अधिकार संसद और राज्यों की विधायिकाओं दोनों को होगा। इसके अलावा जो है रेजिडुअरी, रेजिडुअरी पावर्स होंगी, वो केंद्र सरकार के पास होंगी, यानी संघीय सरकार के पास होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो बात कहता है ये कहता है आर्टिकल 246 यानी 246। और यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में दिया गया है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में स्टेट लिस्ट में जो हैं उनको भी दिया गया है अनुसूची 7 में, और कॉन्करेंट लिस्ट वालों को भी दिया गया है अनुसूची 7 में। यानी अगर हम आर्टिकल 246 के साथ साथ
अनुसूची 7 में दी गई यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची को पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, या कहें कि केंद्र की विधायिका यानी संसद और राज्यों की विधायिका यानी कि राज्य स्तर की विधायी संस्था के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो प्रश्न है उसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं और चारों टॉपिकों के बारे में ये पूछा है कि ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर हमें ये पता हो कि ये जो 4 टॉपिक हैं ये किस सूची में आते हैं तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसे पहला टॉपिक हो गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये किस सूची में आता है, राज्य सूची में, संघ सूची में या कि समवर्ती सूची में। इसी तरह दूसरा टॉपिक हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन, अंतरराज्यीय प्रवासन यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन। इसके अलावा इंटर स्टेट क्वारंटाइन यानी कि अंतर्राज्यीय संगरोध और निगम कर ये वे 4 टॉपिक हैं जो किसी न किसी सूची में दिए गए हैं, या तो राज्य सूची में या तो संघ सूची में। अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे दोगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो 4 टॉपिक हैं ये चारों ही टॉपिक जो हैं संघ सूची से लिए गए हैं, संघ सूची से यानी कि यूनियन लिस्ट से संघ सूची से। और इसीलिए यहां पर हमारा आंसर कैसे निकलेगा, यहां पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का राज्य विषय है, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि ये संघीय सूची का विषय है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा यहां पे गलत। दूसरे में कह रहा है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है यानी अंतर्राज्यीय प्रवासन वो भी राज्य सूची के अधीन है, तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये भी संघीय सूची का ही विषय है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखते हैं, निगम कर जो है ये राज्य सूची का विषय है ऐसा बोला गया है, लेकिन आप जानते हैं कि निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स ये भी संघ सूची का ही विषय है, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन सी बचा, इसको देखते हैं। ये कहता है कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है वो संघ सूची के अधीन संघ का विषय है, यहाँ पे बात हो रही है संघ सूची की। ठीक है बच्चों, तो ये चारों ही संघ सूची से हैं और इसीलिए जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई संघ सूची की। क्लियर है बच्चों, संघ सूची की बात हो रही है तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी तीनों विकल्पों में राज्य सूची की बात हो रही है तो वे हैं गलत, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये। बच्चों आंसर सभी दे दोगे आप, कोई डाउट नहीं है, बस बुक को अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत डीपली पढ़ना होगा, हर एक सेंटेंस को बार बार पढ़ना होगा ताकि वो याद भी रहे, समझ में भी आए और इंटरकनेक्ट भी आप उसको कर पाओ किसी भी दूसरे प्रावधान के साथ। तो ये आंसर क्लियर है बच्चों इसका आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो काफी छोटा सा है और काफी आसान भी है, बताइए बच्चों इसका आंसर। बताइए बच्चों। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार यानी राइट टू
प्राइवेसी, यहां पे बात हो रही है राइट टू प्राइवेसी की, निजता के अधिकार की, राइट टू प्राइवेसी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21? ठीक है बच्चों, राधा जी कह रही हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। नैन्सी त्रिवेदी वेरी गुड, निजता का अधिकार, पुट्टा स्वामी मामला 2017, के एस पुट्टा स्वामी। के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, और ये मामला है 2017 का। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, ये भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जिसको सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया है हमारी न्यायपालिका ने, यानी सबसे ज्यादा विस्तारित अर्थ देकर इसको व्याख्यायित किया है, इसको इंटरप्रेट किया है काफी डिटेल मीनिंग के साथ, और कई सारे अधिकारों को इसमें शामिल किया है संविधान की व्याख्या करते हुए, आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक एम लक्ष्मीकांत में सूची दी गई है उन अधिकारों की जिनको शामिल माना गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो एनी टाइम वहां से प्रश्न बन सकता था, तो वहां से प्रश्न बन गया। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। क्लियर है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी, यानी कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि डी। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए अपना क्वेश्चन जो आपके सामने है। लोकसभा में आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। यानी कि एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा,
जिसमें होते हैं 15 सदस्य। ठीक है बच्चों, और इसका गठन किया गया था एडहॉक कमिटी के रूप में। कब? 2000 में, सन 2000 में। ठीक है बच्चों, और इसको जो है परमानेंट कमिटी बना दिया गया। कब? 2015 में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एथिक्स कमेटी, संसद के अंतर्गत कई तरह की समितियां होती हैं, कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। अस्थायी यानी तदर्थ, तदर्थ भी बोलते हैं, एडहॉक भी बोलते हैं। तो लोकसभा में आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी की यहाँ पे बात हो रही है। उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2002 से 2015 तक के पीरियड में यह जो समिति है ये तदर्थ समिति थी, अस्थायी समिति थी। अस्थायी समिति थी। किस समय में? वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक ये जो है तदर्थ समिति थी। तो ये पहला जो कथन है ये हो गया बच्चों सही, पहला कथन हो गया सही। इसके बाद दूसरा कहता है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी अन्य लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये बात जो है गलत है। लोकसभा का सदस्य तो कर ही सकता है किसी दूसरे लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण की शिकायत इस कमेटी के सामने, लेकिन इसके अलावा कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है किसी भी सांसद के माध्यम से किसी दूसरे सांसद यानी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण के विरुद्ध। ठीक है बच्चों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो एक तो उसको सुबोतों के साथ ऐसा करना होगा, उसको एविडेंस अवेलेबल कराने होंगे, और दूसरा उसको एक एफिडेविट देना होगा यानी एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें वो व्यक्ति लिखेगा कि मेरे जो आरोप हैं वो झूठे नहीं हैं, वो निराधार नहीं है। और अगर कोई लोकसभा का मेंबर ही किसी दूसरे लोकसभा के मेंबर पर आरोप लगाता है तो उस केस में उसको जो है एफिडेविट नहीं देना होगा। ठीक है बच्चों, तो कथन 2 कहता है कि केवल यहाँ पे केवल लिखा होने की वजह से ये जो कथन है गलत हो गया। केवल लोकसभा सदस्य ही किसी दूसरे लोकसभा सदस्य के विरुद्ध अनैतिक आचरण के आरोप लगा सकता है, तो ये बात गलत है। लोकसभा सदस्य के इतर अलावा भी कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, तो ये हो गया गलत। तीसरा कथन क्या कहता है कि यह जो समिति है यानी एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा, यह किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो मैटर न्यायाधीन है, जिस पर किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, तो उस पर ये विचार नहीं करती। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 3 ये दोनों सही हो जाते हैं। कथन 1 और कथन 3 जो है सही है और आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 व 3, केवल 1 व 3। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 व 3। क्लियर है बच्चों? केवल 1 व 3 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 सही है और कथन 3 सही है, कथन 2 जो है वो गलत है। चलिए बच्चों, अब छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर तो आप दोगे सभी बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अंजलि कुशवाहा डी,
नैन्सी त्रिवेदी डी। सपना यादव जी कह रही हैं ऑप्शन सी। शालिनी ऑप्शन डी। नैन्सी डी। सुवानी सिंह डी। धर्मेंद्र कुमार डी। शिवांगी कुशवाहा डी। अनु गौतम डी। लॉक कर दिया जाए। आकाश सिंह लॉक कर देते हैं आंसर को, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति यानी अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में विचार कीजिए बच्चों प्रश्न पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, आप कथन पढ़ पा रहे हैं? पहला कथन कहता है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था। बताइए बच्चों, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलाकर और देसी रियासतों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान था। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा कथन। रक्षा मामले और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय यानी कि फेडरल विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। यानी जब संघ की स्थापना की बात हो रही है तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा भी निश्चित रूप से रहा होगा और उसके अंतर्गत जो है केंद्र सूची और प्रांतीय सूची बनाई गई होगी। ठीक है बच्चों, तो उनमें क्या केंद्र की सूची में या संघीय सूची में ये मामले शामिल थे, रक्षा और विदेश मामले? बताइए बच्चों। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है 3 तरह की सूचियां थी। संघीय सूची, ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान था। और अवशिष्ट शक्तियां किसमें थी? गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल या कि वायसराय में।
ठीक है बच्चों, विधायी शक्ति का बंटवारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। संघीय व्यवस्था, ठीक है बच्चों। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई थी। संघीय सूची जिसमें 59 टॉपिक्स थे। राज्य सूची यानी प्रांत सूची में 54 टॉपिक्स थे। और समवर्ती सूची में जो है 36 टॉपिक्स थे या एंट्रीज थी, ठीक है बच्चों। और अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दी गई थी। क्लियर है बच्चों। संघीय सूची पर विधान बनाने की शक्ति किसकी? संघीय विधायिका की। प्रांतीय सूची पर विधान बनाने की शक्ति किसकी? प्रांतीय विधायिका की। और समवर्ती सूची पर संघीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका दोनों जो है बना सकती थी विधान, ठीक है। अब अगर यहां पे पूछा गया है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामले जो हैं वो परिसंघीय विधानमंडल के अधीन थे, यानी कि ये पूछ रहा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामले क्या वो संघीय सूची में थे? क्या वो इस सूची में थे, संघीय सूची में, ऊपर वाली में, इसमें? ये पूछा जा रहा है। रक्षा यानी कि डिफेंस से रिलेटेड मैटर और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मामले जो थे क्या वो परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में थे? यानी दूसरे शब्दों में पूछें कि क्या संघीय सूची में शामिल थे? तो ये बात सही है बच्चों, ये कथन सही है। अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय सूची जो दी गई थी जिसमें 59 एंट्रीज थी, उसमें शामिल थे रक्षा मामले और विदेश मामले, जिन पर विधान करने की जो शक्ति थी वो परिसंघीय विधानमंडल को प्राप्त थी। तो कुल मिला के ये भी सही हो गया, यानी दूसरे वाला कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों। दोनों कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही हैं तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान में किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? ये प्रश्न जो है डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत से आया है। काफी सारे प्रश्न आए हैं, 18 में से समझिए 13 to 14 क्वेश्चन है जिनके आंसर जो है एम लक्ष्मीकांत बुक में से दिए जा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्धन। परिवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं वो बेटर आंसर दे पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चों। बाकी परिवर्धन को इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन, एडिशन। परिवर्तन को बोलेंगे वेरिएशन, वेरिएशन। और निरसन को बोलेंगे रिपील, रिपील। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तो ये है कि आंसर तो इसका डी है, यानी 1 2 3 तीनों तरीके से। डी 1 2 3 तीनों तरीके से
1, 2, 3 तीनों तरीके से जो है संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एडिशन करके संविधान में संशोधन किया गया हो, इसका एग्जाम्पल दीजिए। परिवर्तन यानी वेरिएशन करके संविधान में संशोधन किया गया हो, इसका एग्जाम्पल दीजिए। रिपील यानी निरसन करके संविधान में संशोधन किया गया हो, इसका एग्जाम्पल दीजिए। बताइए बच्चों, मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। कोई ऐसा संविधान का अनुच्छेद बताइए जिसकी भाषा बदल दी गई हो संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से। परिवर्तन, वेरिएशन का एग्जाम्पल बताइए बच्चों। देखिए, परिवर्तन का तो एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको, आर्टिकल 45। आप जानते हैं कि 86वें संशोधन से पहले यानी वर्ष 2002 से पहले आर्टिकल 45 में बात की गई थी 0 से लेकर 14 इयर्स के बच्चों की। लेकिन उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 45 की जो भाषा है, जो इसमें लिखा हुआ है, वो बदल दिया गया। और उसके बाद इसमें जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि वर्ष 2002 से पहले बात की जाती थी 0 से लेकर 14 इयर्स इस आयु वर्ग के बच्चों की, और 2002 के बाद जो बात की जा रही है वो की जा रही है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की। ठीक है बच्चों, यानी 86वां जो संशोधन है, यानी 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, उसके माध्यम से आर्टिकल 45 की भाषा बदल दी गई, यानी कि वेरिएशन ला दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। क्लियर है बच्चों ये आपको? अब बात कर लेते हैं एडिशन की। एडिशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भाग 9 ख जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया, मतलब पूरे के पूरे संविधान में भाग ही जोड़ दिए गए। ठीक है बच्चों, जैसे नगर पालिकाओं से संबंधित भाग जोड़ा गया, पंचायतों से संबंधित भाग जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा सहकारी समितियों से संबंधित भाग जोड़ा गया, अधिकरणों से संबंधित भाग जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद भी जोड़े गए। अगर आप देखना ही चाहते हैं एडिशन का एग्जाम्पल, तो आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B। ठीक है बच्चों, तो एडिशन के नाम पर तो बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं वो जोड़े गए हैं। 48A, क्लियर है बच्चों? 31A, 31B, 31C, आकाश सिंह कह रहे हैं वेरी गुड, ये एडिशन हुआ है। और रिपील का एग्जाम्पल लोगे तो आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आर्टिकल 19(1)(f) हटा दिया गया, आर्टिकल 19(1)(f) हटा दिया गया, आर्टिकल 31 हटा दिया गया, आर्टिकल 31A, 31B, 31C जोड़ दिए गए, आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया, भाग 9 जोड़ा, भाग 9 क जोड़ा, भाग 9 ख जोड़ा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आप एग्जाम्पल आपने तीनों के ले लिए तो आप काफी कुछ जो है समझ गए। आर्टिकल 15 में कई सारे प्रावधान जोड़े गए, आर्टिकल 16 में कई सारे प्रावधान जोड़े गए, आर्टिकल 19 में जोड़ा गया सहकारी समितियों से संबंधित शब्द उसमें जोड़े गए। ठीक है बच्चों, तो परिवर्धन यानी कि एडिशन, एडिशन करके संविधान संशोधन संभव है। परिवर्तन यानी वेरिएशन करके संविधान संशोधन संभव है। और निरसन यानी रिपील करके भी संविधान संशोधन संभव है।
और हमने इन तीनों के एग्जाम्पल जो है अच्छे से देख लिए। रिपील मतलब हटाना, निरस्त कर देना। जैसे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया, आर्टिकल 19(1)(f यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बच्चों, धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है हमारा अगला प्रश्न। धन विधेयक यानी कि मनी बिल, धन विधेयक यानी कि मनी बिल। पढ़िए बच्चों, प्रश्न पढ़िए। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। बताइए बच्चों, क्या ये बात सही है? आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये बात बिल्कुल सही है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110। धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक के संबंध में यानी मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 109 में है। तो ये जो है बिल्कुल सही कथन है। और इसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में है, यानी आर्टिकल 110 में है। क्लियर है बच्चों? तो कथन एक हो गया हमारा सही। दूसरा कथन क्या कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तीसरा कथन क्या कहता है कि राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं धन विधेयक के संबंध में? या तो वो विधेयक का अनुमोदन कर दे, या तो परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां होती हैं। राज्यसभा केवल जो है, राज्यसभा को 14 डेज का समय दिया जाता है, यानी 14 दिनों का समय दिया जाता है। उस समय वो विचार कर सकती है धन विधेयक पर, अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन उसको खारिज नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा 14 डेज तक अपने पास पेंडिंग रहने दे सकती है। अन्यथा 14 दिनों के अंतर्गत या तो वो अनुमोदन कर दे, या तो अपने सुझावों के साथ उसको वापस लोकसभा के पास भेज सकती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये विकल्प, ये जो कथन है ये भी सही है, तीसरा कथन भी सही है। अब देख लेते हैं चौथा कथन। ये कहता है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पर सुझाए गए संशोधन को लोकसभा को स्वीकार करना होता है, यानी लोकसभा जो है वो बाध्य है।
राज्यसभा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को लागू करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है और लोकसभा उनको माने या ना माने ये लोकसभा के विवेक पर निर्भर है, धन विधेयकों के मामले में, मनी बिल्स के मामले में। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ये कथन हमारा हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों इसमें 1, 2, 3। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 भी सही है, कथन 4 जो है वो गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आर्टिकल 109 की जानकारी आवश्यक है और इसी के साथ आर्टिकल 110 की भी बेसिक जानकारी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न पढ़िए बच्चों, इस प्रश्न को क्या पूछ रहा है यहां पे। पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना जो है एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। ठीक है बच्चों, और वर्ष 2002 में इसमें जो है संशोधन भी किया गया। उसके बाद से परिषद में कौन कौन सदस्य रह सकता है ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यानी पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर कौन कौन रह सकता है ये पूछा गया है। इस पूर्वोत्तर परिषद के वर्तमान में जो सदस्य हैं यानी कि इसके 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर्स हैं इसके, उनके इन 8 राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। तो ये तो सही बात है बच्चों। पहला जो कथन है या कहें कि पूर्वोत्तर परिषद के जो 8 सदस्य राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल जो हैं वो इस पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य होते हैं, तो ये हो गया सही। इसके अलावा इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, तो दूसरे वाला पॉइंट भी सही हो गया। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। 4th ऑप्शन जो कहता है कि भारत के गृह मंत्री इसके सदस्य हैं, यहां पर बात सही नहीं है। इस अधिनियम में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर लगता है, आवश्यकता महसूस होती है, तो वो किसी यूनियन मिनिस्टर को इसका सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर, ठीक है बच्चों, इस अधिनियम में लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर को पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य नामांकित कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि होम मिनिस्टर को करना होगा। होम मिनिस्टर की चर्चा इस अधिनियम में नहीं है। ठीक है बच्चों, यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है, किसी भी यूनियन मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अगर उसको ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो। ठीक है बच्चों, तो ये जो भारत के गृह मंत्री वाला विकल्प है ये गलत है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो। ठीक है बच्चों, तो ये चौथा वाला जो है ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। क्लियर है बच्चों, हमने 18 क्वेश्चन देखे जो यूपीएससी प्री में पूछे गए थे, जिसका आयोजन किया गया था 16 जून 2024 को प्रथम पाली में, यानी जनरल स्टडीज पेपर 1।
ठीक है बच्चों, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही बताइए। आप में से जिन्होंने परीक्षा दी है उनके कितने सही हुए और किस स्तर के प्रश्न आए हैं। इसका मुख्यालय शिलोंग में है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अंकित पाल जी आप सही कह रहे हैं, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो है वो शिलोंग में ही है। आज की क्लास कैसी लगी, प्रश्नों को लेकर आपके डाउट अगर कुछ रहे हो, वैसे तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी, तो फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो क्या आज की क्लास ने उनको क्लियर किया, तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलेंगे अपनी नॉर्मल क्लास के साथ शाम को।